हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं बैंकिंग एंड एनबीएफसी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कौन से मेजर 5 पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, जिनको कंसिडर करके आप उस स्टॉक को सेलेक्ट या रिजेक्ट कर सकते हो। एंड इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको उन बैंक्स एंड एनबीएफसी स्टॉक्स का नाम बताऊंगा जिनकी ट्रैकिंग मैं खुद करता हूं, जिनके क्वार्टरली रिजल्ट्स मैं ट्रैकिंग करता हूं, जिनकी मैनेजमेंट की कमेंट्री मैं सुनता हूं। चलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। तो बैंकिंग एंड फाइनेंसिंग सेक्टर में हम दो सेगमेंट को आज लेंगे। फर्स्ट इज बैंक एंड सेकेंड इज एनबीएफसीज। बैंक्स के बारे में पहले थोड़ा जान लें। बैंक्स दो तरह की होती हैं। फर्स्ट इज स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड सेकेंड इज यूनिवर्सल बैंक। क्या दोनों में मेजर डिफरेंस होता है? स्मॉल फाइनेंस बैंक को प्रियोरिटी सेक्टर में लेंडिंग करनी पड़ती है। अपने टोटल लोन बुक का एटलीस्ट 60% लोन बुक प्रियोरिटी सेक्टर मतलब रूरल सेक्टर में उनको लोन देने पड़ते हैं। लाइक फार्म लोन, एग्रीकल्चर लोन, माइक्रो फाइनेंस वाले लोन। अब मैं आपसे बात करूं यूनिवर्सल बैंक। यूनिवर्सल बैंक्स वो होते हैं जिन पे प्रियोरिटी सेक्टर को लैंडिंग करने पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। वो अर्बन लोगों को पूरी लैंडिंग कर सकते हैं, लोन दे सकते हैं। अपनी पूरी लोन बुक में 100% सिक्योर्ड लोन बुक रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। करंटली जो मेजर स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसके अंदर जैसे मैं आपको कुछ नाम बता दूं, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, जाना स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये वाले इस कैटेगरी में आते हैं। आप इनको एज ए कोई स्टॉक रिकमेंडेशन मत समझ लेना, ये जस्ट मैंने एग्जांपल के रूप में बताए हैं। और यदि यूनिवर्सल बैंक की कैटेगरी के बारे में आपको बताऊं मैं, तो लाइक कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, ये सब बैंक इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। दोस्तों, अब मैं आपसे बात करता हूं एनबीएफसीज के अंदर किस किस टाइप की एनबीएफसीज होती हैं। फर्स्ट इज वो एनबीएफसीज जो केवल सिक्योर्ड लैंडिंग करती है, मतलब केवल वो सिक्योर्ड लोन्स देती हैं, जैसे होम लोन, गोल्ड लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इस तरह के लोन देती है। सेकंड वो एनबीएफसीज होती हैं जो अनसिक्योर्ड लैंडिंग करती हैं, जैसे आपको पता है माइक्रो फाइनेंस वाली एनबीएफसीज जो रूरल एरियाज के अंदर अनसिक्योर्ड लैंडिंग करती है, वो कोई ऐसा कोई सिक्योरिटी नहीं रखवाती लोन देने से पहले। नेक्स्ट है मिक्स्ड फाइनेंसिंग एनबीएफसी। इसमें वो एनबीएफसी आती हैं जो सिक्योर्ड लैंडिंग भी करती है और अनसिक्योर्ड लैंडिंग भी करती है, मतलब इनके कस्टमर दोनों तरह के होते हैं। तो अब तक हमने ये जाना कि बैंक्स की कैटेगरी क्या होती है और एनबीएफसीज की कैटेगरी क्या होती है। अब हम दोनों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि बैंक्स के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले कौन से मेजर 4 से 5 पॉइंट्स हैं जो हमें कंसिडर करने पड़ेंगे, जिससे हमें ये लगेगा कि ये बैंक आगे जाके ग्रो करेगा और हमारे स्टॉक की वैल्यू बढ़ेगी। साथ ही उसके बाद में एनबीएफसी स्टॉक्स कैसे हम शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले अपन बैंक्स की बात करते हैं। तो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग हमें वो बैंक पिक करनी चाहिए जो एटलीस्ट 90% सिक्योर्ड लैंडिंग करती हो एंड जिसकी लोन बुक और जिसका प्रॉफिट वाई ऑन वाई एटलीस्ट 20% से ग्रोथ कर रहे हो, जिससे हमें ये पता लग जाएगा कि बैंक कंटिन्यूअसली अपनी लोन बुक भी ग्रोथ कर रही है एटलीस्ट 20% से, और एटलीस्ट 20% से प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है। मैं यहाँ पे 20% का क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज जैसे आपको पता है हमारी इकोनॉमी अराउंड अराउंड 11 से 12% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ करती है। तो एटलीस्ट यदि हम लोग डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें वो स्टॉक्स पिक करने चाहिए जो एटलीस्ट 20% से ग्रोथ कर रहे हो। दोस्तों, हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। मतलब यदि बैंक ने कोई किसी को लोन दिया और यदि वो लोन वापस उसको रिकवर नहीं होता है तो वो लोन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स मतलब एनपीए क्रिएट हो जाता है बैंक के लिए। तो दोस्तों, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी बैंक के लिए। जिस बैंक का एनपीए लगातार बढ़ रहा है उन बैंक से हमें दूर रहना चाहिए। बिकॉज आपको जैसे ही पता है कि जैसे जैसे वो लैंडिंग करती जाएगी बैंक का एनपीए बढ़ते जाएगा और उस एक दिन ऐसा आएगा जब बैंक के पास पैसा नहीं बचेगा बिकॉज रिकवरी नहीं हो पा रही है। दोस्तों, इस इंपॉर्टेंट पॉइंट का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उन बैंक से हमेशा दूर रहो जिनका ग्रोस एनपीए 2% से ऊपर हो और नेट एनपीए 1% से ऊपर हो। साथ में आपको यह भी देखना है कि जो एनपीए है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में वो स्टेबल होना चाहिए, इंक्रीजिंग मोड में तो कभी नहीं होना चाहिए। यदि इंप्रूव नहीं हो रहा है, मैं तो बोलूंगा कि एटलीस्ट इंप्रूवमेंट वाले फेज के अंदर एनपीए जा रहा है तो उस बैंक को पिक करना चाहिए। यदि डिटोरिएशन वाले फेज में जा रहा है तब तो उससे दूर हो। मैक्स टू मैक्स हम लोग एक क्वार्टर देख सकते हैं। देर इज पॉसिबिलिटी किसी जियोग्राफी के अंदर कुछ फ्लड आ गया, कुछ दिक्कत हो गई, उसकी वजह से रिकवरी नहीं हो पाई, बिकॉज कुछ रीजनल बैंक्स भी होते हैं। बट यदि दूसरे क्वार्टर में भी सेम इश्यू है
तो फिर उस बिजनेस से दूर हो जाना चाहिए, बिकॉज हमें पता है कि वहां से वापस रिकवरी नहीं हो रही है और वो लोन बुक बाद में ग्रोथ नहीं करेगी। एंड यदि रिकवरी नहीं हो रही है तो मैनेजमेंट फिर से नए लोन डिसबर्स नहीं करेगी और बिजनेस की ग्रोथ रुक जाएगी। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट आता है, जो बैंक का रिटर्न ऑन इक्विटी है, आरओई है, वो इंक्रीजिंग ट्रेंड में होना चाहिए। बिकॉज यदि आरओई इंक्रीजिंग ट्रेंड में होगा तो हम ये मान सकते हैं कि वो बैंक अच्छा परफॉर्म कर रही है, शेयर होल्डर्स के लिए पैसा बना के दे रही है। नेक्स्ट पॉइंट है, उस बैंक के अंदर एफआईआईज और डीआईज की होल्डिंग है या नहीं है। यदि उसके अंदर एफआईआईज एंड डीआईज की होल्डिंग है तो हम ये मान सकते हैं कि उस बैंक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एफआईआईज और डीआईज ने बहुत अच्छी खासी रिसर्च करी होगी, बिकॉज ये इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं और उसके बाद ही उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी होगी। तो हम जस्ट ये कंसिडर कर सकते हैं कि उस बैंक का ऐसे कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू नहीं है। अब हम चलते हैं एनबीएफसी को कैसे अपन एनालिसिस कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि हमें उन्हीं एनबीएफसीज में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो 100% सिक्योर लैंडिंग करती हो। बिकॉज काफी एनबीएफसीज लोकल जियोग्राफी के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड हैं और वहां पे कब क्या रीजनल इश्यू क्रिएट हो जाए, यदि अनसिक्योर्ड लैंडिंग होगा तो उनका लोन वापस रिकवर नहीं होगा और हाई एनपीए क्रिएट हो सकते हैं। तो एज पर माई अंडरस्टैंडिंग हमें उन्हीं एनबीएफसीज के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जो सिक्योर्ड लैंडिंग करती हो। सिक्योर्ड लैंडिंग मतलब जो होम लोन देती हो, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देती हो, गोल्ड लोन देती हो, या फिर किसी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में एमएसएमई लोन देती हो, जिससे हमें ये श्योरिटी है कि आज लोन दिया है तो लोन हमेशा वापस ईएमआई ग्रुप में मिलेगा। यदि वापस रिपे नहीं होता है लोन तो एनबीएफसी उसको रिकवरी वाले मोड में जाके उन एसेट्स को बेच के अपना लोन का रिकवरी कर सकती है। सेकंड पॉइंट ये है, यदि हम लोग एनबीएफसी वाले पार्ट में जाते हैं, मतलब हम यहाँ पे थोड़ा ज्यादा रिस्क ले रहे हैं बैंक की कंपैरिजन में। बिकॉज बैंक के पास तो कासा वाला सिस्टम होता है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट वाला सिस्टम, जहां पे कस्टमर्स का पैसा आता है उसको वो लेंड करता है। जबकि एनबीएफसी जो होता है वो डायरेक्टली बैंक से पैसा उधार लेता है, फिर एंड कस्टमर को लोन देता है। तो हमें यदि एनबीएफसी सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करनी है तो हमें उन एनबीएफसी को पिक करना चाहिए जो एटलीस्ट 25% से ग्रोथ कर रही हो। मतलब उनका लोन बुक एटलीस्ट 25% से वाई ऑन वाई ग्रोथ कर रहा हो, प्लस उनका जो प्रॉफिट आ रहा है क्वार्टरली वो भी वाई ऑन वाई 25% से ग्रोथ कर रहा हो। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज एनपीए, नॉट परफॉर्मिंग एसेट्स। जैसे मैंने बैंक्स वाले पार्ट में बताया था, यदि एनपीए बढ़ता जाएगा तो वो एनबीएफसी फर्दर लोन डिसबर्सल नहीं करेगी और उस एनबीएफसी की ग्रोथ रुक जाएगी। और जब एनपीए ज्यादा बढ़ जाएंगे देर इज पॉसिबिलिटी वो एनबीएफसी एनसीएलटी में जा सकती है। सो हमें यह जरूर ध्यान रखना है कि जिस एनबीएफसी का एनपीए कंट्रोल्ड है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर नहीं बढ़ रहा है, उल्टा की इंप्रूव हो रहा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोस एनपीए भी रिड्यूस हो रहे हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर नेट एनपीए भी रिड्यूस हो रहे हैं, तो उसी एनबीएफसी के अंदर हमें जाना चाहिए। नॉर्मली मैं उन एनबीएफसी को पिक करता हूं जिनका ग्रोस एनपीए मैक्स टू मैक्स 3% हो और नेट एनपीए 1% या उससे कम हो। अदरवाइज मैं उन उन एनबीएफसी को पिक नहीं करता। एनबीएफसी के अंदर थोड़ा ग्रोस एनपीए होने का ज्यादा ज्यादा होने का कारण ये होता है बिकॉज ये एनबीएफसी उन लोगों को लोन डिसबर्स करती हैं जहां से इनको हाई इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो देर इज पॉसिबिलिटी वहां पे कुछ ग्रोस एनपीए बनने का चांस है, बट सिक्योर्ड लैंडिंग होगी तो वहां से लोन अमाउंट की रिकवरी जरूर हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, उस एनबीएफसी का रिटर्न ऑन इक्विटी इंक्रीजिंग ट्रेंड में होना चाहिए, जिससे हम ये मान सकते हैं कि वो एनबीएफसी शेयर होल्डर्स के लिए पैसा बना के दे रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज, उस कंपनी के अंदर एफआईआईज एंड डीआईज की होल्डिंग तो पक्का होनी चाहिए, जिसे हम ये मान सकते हैं कि जब एफआईआईज और डीआईज ने इन्वेस्टमेंट करी होगी तो यहाँ पे कंप्लीट रिसर्च करके ही इन्वेस्टमेंट किया होगा, मैनेजमेंट की कंप्लीट रिसर्च करी होगी, उस बिजनेस की पूरी रिसर्च करी होगी, तो हमें ऐसा कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इश्यू नहीं मिलेगा। दोस्तों अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि उस एनबीएफसी या बैंक को कभी पिक नहीं करना है जिसमें लोन बुक डी ग्रोथ कर रही है। मतलब जिस एनबीएफसी या बैंक ने लोन डिस्पर्सल का रेट घटा दिया हो। आप ये सोचो कौन सी बैंक या फिर कौन सी एनबीएफसी अपना लोन देना कम करेगी जब उसको रिस्क लगेगा कि यार मैंने जो लोन बांटे हैं रिसेंट में उनकी रिकवरी नहीं हो रही है, वो एनपीए में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो उस मोमेंट पे वो बैंक या एनबीएफसी लोन डिसबर्सल का रेट कम कर देती है या फिर नेगेटिव कर देती है। हो सकता है लास्ट ईयर के उस क्वार्टर के अंदर देर इज पॉसिबिलिटी कोई 100 करोड़ का अमाउंट डिसबर्स किया होगा,
तो इस क्वार्टर के अंदर देयर इज पॉसिबिलिटी वो 20 करोड़ का अमाउंट डिस्बर्स कर रही होगी। ये यूज केस हमें देखने को मिला था रिसेंट में, लास्ट के 1-1.5 साल के अंदर, माइक्रो फाइनेंस वाले सेक्टर के अंदर, जहां पे माइक्रो फाइनेंस वाली एनबीएफसीज ने अपनी लोन बुक को डी ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया था, बिकॉज उनके एनपीएज 8-9-10% तक पहुंच गए थे, जिसकी वजह से उनकी लोन बुक बहुत ज्यादा डिटोरिएट हो गई, एनपीएज बढ़ गए, और वहां पे बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर वहां पे आ गया था। तो हमें सबसे पहले यह पता लगाना है, यदि कोई बैंक या एनबीएफसी अपना लोन बुक को डी ग्रोथ कर रही है, अपना पेस ऑफ लोन डिस्पर्सल ग्रोथ घटा रही है, मतलब वहां पे फ्यूचर में एनपीए का रिस्क बन सकता है, वहां पे मैनेजमेंट सेफ खेल रहा है, तो हमें ऐसे बैंक से या ऐसे एनबीएफसी से हमें दूर ही रहना है। और लेट से हमने किसी एनबीएफसी या बैंक में इन्वेस्टमेंट कर भी दिया, तो हम ये ट्रैक करेंगे अपकमिंग 2 क्वार्टर के अंदर क्या एनपीए कंट्रोल में वापस आ रहे हैं। यदि कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं तो हमें उस स्टॉक से निकल जाना चाहिए। अदरवाइज हमें नहीं पता फ्यूचर में जाके उसके एनपीएस कितने और ज्यादा बढ़ेंगे, एंड देयर इज पॉसिबिलिटी वो बैंक या एनबीएफसी एनसीएलटी के अंदर भी जा सकता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया था कि वीडियो के लास्ट के अंदर मैं आपको कुछ बैंक्स और एनबीएफसी के नाम बताऊंगा जिनको मैं ट्रैक करता हूं, जिनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को मैं ट्रैक करता हूं, एंड जिनके क्वार्टरली जो मैनेजमेंट की कॉन्फ्रेंस कॉल होती है उसको मैं सुनता हूं, या फिर जो ट्रांसक्रिप्ट आती है उसको मैं रीड करता हूं। ये नाम केवल मैंने आपकी स्टडी के लिए दिए हैं, ये ऐसे कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप इनकी रिसर्च करो, और आपको लगता है जो पैरामीटर्स मैंने बताए हैं, और देर इज पॉसिबिलिटी कुछ पैरामीटर्स आपके भी होंगे, उनके बेसिस पे यदि कोई बिजनेस आपको अच्छा लगता है तभी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अदरवाइज इन सारे नेम्स को एज ए कोई रिकमेंडेशन आप मत लेना। तो बैंक्स के अंदर जहां पे लगता है मेरे को, वो कुछ बैंक्स है, सीएसबी बैंक, डीसीबी बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। और दी एनबीएफसी के अंदर मैं आपको बताऊं तो फर्स्ट इज इंडिया शेल्टर, ये होम फाइनेंस कंपनी है, 100% सिक्योर लैंडिंग करती है। होम फर्स्ट, ये भी होम फाइनेंसिंग कंपनी है, 100% सिक्योर लैंडिंग करती है। एप्टस, एप्टस भी एक होम फाइनेंस कंपनी है जो 100% सिक्योर लैंडिंग करती है। एसबीएफसी, ये एक एमएसएमई लैंडिंग करती है। कैप्री ग्लोबल, मिक्स काइंड ऑफ सिक्योर लैंडिंग करती है, गोल्ड लोन भी देती है, होम लोन भी देती है, एमएसएमई लोन भी देती है, कंस्ट्रक्शन फाइनेंस के लोन भी देती है। नेक्स्ट है फेड बैंक फाइनेंशियल्स, ये लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देती है एंड एमएसएमई लोन देती है। मोथोड फाइनेंस, ये प्योर एंड प्योर गोल्ड लोन देती है। तो दोस्तों ये मैंने कुछ नाम आपको बताए जो स्टडी पर्पज के लिए हैं आपके लिए, इसमें ऐसे मेरी कोई रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप अपनी खुद की रिसर्च करना, और खुद के पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग जब आपको सही लगे तभी जाके इन्वेस्टमेंट करना। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।